पे कर लिया। और विजुअल स्टूडियो इंशाल्लाह सबके पास होगा, या किसी के पास होगा किसी के पास नहीं होगा। विजुअल स्टूडियो 2015 सबके पास है? तो मेरे पास तो बाकी का पता नहीं। बाकी का पता नहीं, वो जिसके पास बारिश हो रही है सर उसके पास भी नहीं है अभी। सर हमारे पास भी नहीं है। नहीं है तुम्हारे पास? नहीं सर। बस तुम्हें से करना, पेपर पे लिख के समुद्र पे जाना, फिर वहां पे बैठ के तुम रेत पे लिखना, ठीक है? कोड सही है? पानी आएगा वैसे ही कंपाइल कर देगा। सही है? सही है सर। सिर्फ 2 मिनट वेट करें, आसान हो रही है। ओके सर। स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं है सर। रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग पे लग गया, ठीक है? और इसको करते हैं Yes, कि sir. भाई एंड मीटिंग कर दूं या ये हाइट फ्लोटिंग कर दूं? सर क्या चीज? कुछ नहीं, ठीक है? तो आते हैं, ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है। जो न्यू यूजर्स हैं, जो अभी जिनकी आज पहली क्लास है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैं आपको आईडीज के बारे में बता दूं। आईडी है क्या? आप किसी भी एडिटर के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर कोड लिख रहे होते हैं। कोड लिखने के बाद उसको जब कंपाइल करते हैं तो आपके पास रिटर्न में आउटपुट आ रहा होता है, ठीक है? अब जहां पे आप कोड लिख रहे होते हो उसको बोलते हैं आईडीई, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एरिया, जिसके ऊपर आप कोड लिख रहे हो, ठीक है? कोड लिखने के बाद आप उस फाइल को जब सेव करते हो तो डेफिनेटली आप उसे कोई ना कोई एक्सटेंशन देते हो। जैसे लास्ट टाइम आप 2 चीजें करके आए हुए, आप HTML भी पढ़ के आए हुए हैं, आप सी लैंग्वेज भी पढ़ के आए हुए हैं। जब HTML पे काम करते हैं तो आपने फाइल का नाम रखा हुआ index.html। जब उसको चलाते हैं तो उसको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? ब्राउजर चाहिए, ठीक? उसके बाद जब हम सी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं सी के लिए। या तो हम टर्बो C++ इंस्टॉल कर रहे होते हैं, या हम नोटपैड++ इंस्टॉल कर रहे होते हैं। जब टर्बो C++ पे काम कर रहे होते हैं तो वो ब्लैक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर आप लिख रहे होते हो स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर आपने प्रोग्राम लिखा, रन किया, उसके बाद वो कंपाइल होने के बाद वो प्रोग्राम आपको आउटपुट दे रहा होता है ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? Yes, sir. यानी कि आप कोड लिखते हो, कोड को रन करते हो तो उसका रिटर्न टाइम में आपके पास एक आउटपुट आ रहा होता है। वो जो आउटपुट आता है वो कंपाइल होके आता है, यानी कि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के पीछे ट्रांसलेटर लगे हुए होते हैं। कि आप जैसे मैंने बताया था कि हम 6-7 यहाँ पे बंदे भी ऑनलाइन है, अगर हमारे बीच में एक चाइनीज आ जाए और वो हमें कुछ ना कुछ सुना दे, किसी की कहानियां सुना रहे हैं, हम भी वाह 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 कर रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, बस वाह 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 कर रहे हैं, ठीक है? फिर हम भी उसको Yes, अच्छा sir. खासा VIP सुना रहे हैं, ठीक है? वो भी बेचारा हमें सबको देख रहा है, ना वो हमें समझ रहा है ना हम उसको समझ रहे हैं। तो बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा किसी और लैंग्वेज में, फिर वहां से उर्दू में ट्रांसलेट करके फिर हमें बताएगा, तब जाके वो चीज हमें समझ में आएगी कि ये बंदा बोल क्या रहा है, ठीक है? इसी तरह से वही Yes, sir. ट्रांसलेट हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके वहां तक पहुंचा देगा कि ये उर्दू में क्या कह रहे हैं आप, ठीक है? तब जाके वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। यानी कि जो कम्युनिकेशन हमारी होती है वो थर्ड पार्टी टूल के जरिए हो रही होती है। जो ट्रांसलेटर होता है दैट इज कॉल्ड अ थर्ड पार्टी टूल, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो थर्ड पार्टी टूल होता है उसको बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है? क्या बोलते हैं? कंपाइलर। हाँ, तो C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कंपाइलर है। जावा का कंपाइलर अलग है, एंड्रॉइड का कंपाइलर अलग है, iOS का कंपाइलर अलग है, ठीक है? तो मैं .NET के कंपाइलर का नाम बताता हूँ। .NET के कंपाइलर का नाम है CLR। क्या नाम है? CLR। हाँ, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, इसके कंपाइलर का फुल फॉर्म है। CLR का फुल फॉर्म है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये कब काम कर रहा होता है? जैसे आप बटन को जब प्ले करते हो ना, रन करते हो ना, ग्रीन बटन को, वो जो एरे बना हुआ है, Yes, उसको sir. जब आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपके पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। यानी कि वो मैंने बताया था एल्शियम निकालना सिखाई थी,
कि जो भी हम वैल्यू देते हैं या जो भी नाम देते हैं, तो उस नाम के एक एक कैरेक्टर का, एक एक स्पेस का वो क्या करता है, आस्की कोड बनाता है। आस्की कोड बनाने के बाद उसकी एलसीएम निकाल रहा होता है। जब वो एलसीएम निकाल रहा होता है तो हमारे पास वैल्यूज आ रही होती है रिमाइंडर की 01 01 01 01, ठीक है। तब जाके वो उसको रीड कर रहा होता है कि ये है क्या। ऐसे ही करवाया था मैंने। जी सर, जी सर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर। तो विजुअल स्टूडियो भी लाइक सी प्लस प्लस जो टर्बो आप लोग इंस्टॉल करते हैं ना आईडी, तो ये इसी की तरह से विजुअल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2015 10 12 13 17 19 जो भी है ये ऐसे ही है। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये ब्लैक स्क्रीन नहीं है, लेकिन इसमें थीम है कि आप इसको ब्लैक स्क्रीन करके चला सकते हो, ठीक है। लेकिन ये उस आईडी से फास्ट है, ठीक है। तो इस आईडीज पे काम करने का मकसद ये है कि जो सी शार्प का जो कोड है हम इस पे आसानी से करते हैं, उसके लिए हमें और झंझट में नहीं जाना पड़ता, ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर के प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, फिर वहां जाकर एनवायरनमेंट वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके नोटपैड में पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा, फिर इसको किसी डायरेक्टरी के अंदर सेव करना पड़ेगा, उसके बाद जाके चलाना पड़ेगा। तो इस झंझट से हम बचे हुए हैं। ये सब कुछ आईडी खुद ही कर रही होती है कि आप बस प्रोग्राम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो, वो खुद ही सेट कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। जब न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आएंगे तो हमारे पास सबसे पहले एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, जहां पे हमारे पास लिखा हुआ है सी शार्प, विजुअल सी शार्प, बेसिक, एक्सशॉट, ये सारे प्रोग्राम्स बने हुए हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के आप किस चीज के ऊपर काम करना चाहते हो, ठीक है। तो हमने इसे कहा कि हमें सिर्फ विजुअल सी शार्प के ऊपर काम करना है। पहले विजुअल सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट नहीं थी, उसके पास थी बेस्ट वीबी, विजुअल बेसिक, जो अभी भी मार्केट में अपना होल्ड करके रखी हुई है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन विजुअल बेसिक पे बनी हुई है, आपके सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं विजुअल सी शार्प के ऊपर। इन दोनों में क्या फर्क है ये बताता हूँ। जब विजुअल बेसिक पे आए थे तो विजुअल बेसिक के अंदर हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब हम सी शार्प के ऊपर आ गए तो ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्योर, ठीक है। काम दोनों का सेम ही, जो इसमें काम हो रहा है वो इसी में हो रहा है। इसका सिंटैक्स अलग है, इसका सिंटैक्स अलग है। मैंने शुरू में कहा था कि जो भी लैंग्वेज पढ़ो उसको एक ही लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप रखो अच्छे तरीके से, बाकी सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, क्योंकि सब में सिंटैक्स डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। आपका लूप चलाना, आपका डेटा प्रिंट करना, आपके मैथ फंक्शंस कॉल करना, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं विजुअल सी शार्प पे क्लिक करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कंसोल एप्लीकेशन। अब कंसोल एप्लीकेशन में देखो क्या बता रहा है, ब्लैक स्क्रीन और C:\बैकस्लैश लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम ब्लैक स्क्रीन के ऊपर काम करने जा रहे हैं कंसोल के ऊपर, ठीक है, सही है। और ये हमारे पास नेम यानी कि एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है और कौन सी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर यूजर, डीसी कंप्यूटर का नाम है, डॉक्यूमेंट्स, विजुअल स्टूडियो 15 के प्रोजेक्ट्स के अंदर ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट होगा किस नाम से, कंसोल एप्लीकेशन 1। और यहाँ पर बता रहा है सोल्यूशन नेम, जो सोल्यूशन मैंने बताया था अगर प्रोग्राम बंद हो जाए तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आपका पूरा प्रोजेक्ट आ जाता है, ऐसे ही है। तो हम इसको करते हैं ओके, विजुअल सी शार्प को टिक करके कंसोल एप्लीकेशन में जाकर हम इसे करेंगे ओके, और ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आपके सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही क्रिएट होंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास आ रहा है विजुअल सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में क्या बता रहा है, आपके एप्लीकेशन का नाम, ठीक है, और प्रॉपर्टी बता रहा है। प्रॉपर्टी में मैंने बताया था असेंबली का क्या काम है, ठीक। और रेफरेंस का मतलब कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज आ रही है, सिस्टम, system.cover, system.data। अब यहाँ पे सिस्टम लिखना पड़ता है, सी लैंग्वेज के अंदर सिस्टम लिखना नहीं पड़ता, इसमें लिखना पड़ता है हैश इंक्लूड स्पेस, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन हम लिखते हैं आईओ, ठीक है, कोनियो लिखते हैं ना। यस सर। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई देखो मैं अपनी लैंग्वेज बनाऊंगा ना तो मैं वहां पे सिस्टम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा वहां पर यूजिंग pak.main लाइब्रेरी, मैं लिखूंगा pak यानी कि पाकिस्तान डॉट मैन। मैन का मतलब पाकिस्तान के अंदर जो मैन फंक्शंस है ना वो कॉल हो जाए, ठीक है। तो हर कंपनी अपना जावा के अंदर लिखते हैं इंपोर्ट जावा, जावा डॉट सिस्टम, जावा डॉट आईओ, जावा डॉट कलेक्शन, जावा डॉट प्लांटिंग, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या दिया हुआ है, सिस्टम के नाम से लाइब्रेरी बनाई हुई है अपनी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है program.cs। ये program.cs का मतलब है कि ये प्रोग्राम की सी शार्प की फाइल है। अब ये program.cs है क्या, ये आपको बता रहा है। यहाँ पे एक आइकन आ रहा है, येलो कलर का आ रहा है, ऐसे दरखत बना हुआ है जैसे वो। अगर इस किस्म का आइकन हो, उसके सामने कुछ भी लिखा हो तो ये समझना कि ये क्लास है।
अब इस क्लास के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो देखें, क्या पड़ा हुआ है? मेन स्ट्रिंग main। वॉइड। हाँ ठीक है, कह रहा है कि मेन फंक्शन है, उसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है, ठीक है। और कह रहा है उसके अंदर एक पैरामीटर पड़ा हुआ है स्ट्रिंग, मैं उस पैरामीटर को भी हटा रहा हूँ। अब आपकी मर्जी इसको हटाए ना हटाए, लेकिन हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को डिलीट करेंगे सारे को आके। डिलीट करने के बाद हम अपना कोड लिखेंगे, सही है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सिस्टम और टर्मिनेटर। इसका मतलब है कि आपने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी। जैसे हम HTML की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, HTML का टैग ओपन कर लिया, क्लोज कर दिया, फिर हेड का टैग ओपन क्लोज कर दिया, फिर टाइटल ओपन क्लोज कर लिया, ठीक है। फिर बॉडी का टैग ओपन क्लोज कर दिया। फिर बॉडी के ऊपर जो हेड के टैग के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ CSS हमें इंटरनल यूज करनी होती है, फिर CSS के टैग को ओपन करना पड़ता है ताकि पता चले कि हम CSS लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यूजिंग सिस्टम का मतलब ये है कि मैं इस सिस्टम के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, मैं वो सारे एक्सेस करूंगा, सही है। उसके बाद जो मैंने प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर टॉप पे भी शो कर रहा है, जहाँ पे मेरा माउस मूव हो रहा है, आ रहा है, कंसोल एप्लीकेशन 1 डैश माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो आ रहा है। यस सर। अब यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का जो भी नाम हो तो यहाँ पे लिखेंगे नेम स्पेस, नेम स्पेस के बाद लिखेंगे CON कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन 1। यस सर। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपने बाउंड्री बना दी। बाउंड्री का मतलब कई देखते हैं ना, हम बाहर गलियों में गेम खेलते हैं तो एक सर्किल बना लेते हैं कि भाई सर्किल के अंदर जो होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, उसकी बाउंड्री यहाँ तक है, ऐसे ही है। तो ये समझो कि हमारे पास नेम स्पेस है, उसका नाम मैंने रखा हुआ है कंसोल एप्लीकेशन 1, ठीक है। अब इस नेम स्पेस के अंदर मैं जो काम करूंगा वो इसी नेम स्पेस का होगा और किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा नेम स्पेस के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया। नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, और enums, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया इवेंट्स और DELE डेलीगेट्स, ठीक है। ये सारी चीजें लिख रहा हूँ, ये बाद में पूछ भी लेना कि सर आपने enums, एनिमेट्स, इवेंट्स और डेलीगेट्स बताया थी, ये है क्या, ठीक है। यानी कि इस आपके नेम स्पेस के अंदर ये इतनी सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, इतनी सारी चीजें के ऊपर काम होता है, उससे ज्यादा तो कोई चीज है नहीं कि हम बोले कि हाँ भाई इस पे भी काम होता है, ठीक है, सही है। ठीक है सर। अब क्लासेस भी हो गई। अच्छा नेम स्पेस के अंदर एक और लिखते हैं, नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ आल्सो सब नेम स्पेसेस। अच्छा, यानी कि नेम स्पेस के अंदर भी, नेम स्पेस क्या है, एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर आपके फोल्डर भी होते हैं और आपकी क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। जैसे आपके पास माय कंप्यूटर के अंदर 2 ड्राइव पड़ी हुई है, C और D पड़ी हुई है। जब C को ओपन करते हैं तो वहां पे सिर्फ फोल्डर पड़े हुए होते हैं। फिर किसी फोल्डर में जाते हैं तो उसके अंदर कुछ फोल्डर भी होते हैं, कुछ फाइलें भी पड़ी होती है, कुछ exe फाइलें भी पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब डायरेक्टरी के अलावा जो फाइलें हैं वो समझो कि क्लासेस हैं, और जो डायरेक्टरी है इसका मतलब ये है कि वो नेम स्पेस है, ठीक है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, हम लिखेंगे क्लास के बाद अब देखो नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, क्लास का नाम क्या रखूंगा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है program.cs, यहाँ पे लिखेंगे PROG प्रोग्राम, और यहाँ पर आकर इसको बंद करेंगे। अब ये क्लास हो गई, क्लास स्टार्ट यहाँ पे हो गया और यहाँ पर बंद हो गया, ठीक है। सर ये हम लोगों ने एक तरह की, सर हाँ एक तरह से ये प्रोग्राम की हम लोगों ने क्लास खुद ही बनाई है। हाँ, ये जो C# है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आपके पास ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो कैटेगराइज करके दे दी गई है। मिसाल देता हूँ, C लैंग्वेज के अंदर आप गधे घोड़े सारे एक जगह पे रखते हो, एक ही प्रोग्राम के अंदर आपकी सारी फाइलें आ जाती हैं। अब सारे फंक्शन रखते हो, अब एम्प्लॉय के फंक्शन भी रख दिए, स्टूडेंट के भी फंक्शन रख दिए, सैलरी के फंक्शन भी रख दिए, लेकिन फाइल एक ही है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि आप ऐसा करना चाहो तो आपकी मर्जी है। अगर आप हर चीज को अलग अलग कैटेगराइज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको क्लास का मतलब है कि नेम ऑफ समथिंग। जैसे कार है, अब कार कौन सी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अब मुझे बताओ, आपने कभी कार को छुआ है? बिल्कुल सर। वो कार नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, आपने उसकी बॉडी को छुआ होगा। अगर गाड़ी के अंदर बैठते हो तो आपके पास चेयर होती है, आपके पास स्ट्रिंग्स होते हैं, आप की लगा रहे होते हो, इट मींस
कार के नाम है। कार तो कुछ भी हो सकती है ना, कार तो मर्सिडीज भी हो सकती है, ठीक है, आपकी बलिनो भी हो सकती है, ठीक है, आपकी वैगनर भी हो सकती है, मेहरान भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है कार, ठीक है। तो इट मींस कार क्या है, एक नाम है, यानी कि आप जो चीज सोच रहे होते हो ना कि इस चीज का ये नाम रखूं, जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर क्या है, एक तो हार्डवेयर तो ऑलरेडी है, लेकिन इसको बुलाते क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्यों बुला रहे हैं, बस इसको टीवी भी है, कीपैड भी है, माउस भी है, सब कुछ चीजें हैं, सीपीयू भी है, तब ये सारी चीजें मिलके बनाती है कंप्यूटर। हमें से कंप्यूटर को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो हमें आउटपुट दे रही है वो तो टीवी है, ठीक है। अब है तो क्या, एक जिसको आप छू रहे हो उसको आप ऑब्जेक्ट बोल रहे होते हो, जिसको आप छू रहे होते हो वो ऑब्जेक्ट है। अब दुनिया में कोई ऐसी चीज आपको नजर आती है जो आपके सामने पड़ी हुई है, वो भी ऑब्जेक्ट है। आप जहां पर बैठे हुए आपके साथ बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं। आपको पता है कि हम सब खुद ऑब्जेक्ट हैं, आप भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। आपके सामने कंप्यूटर पड़ा है, वो भी ऑब्जेक्ट है। कंप्यूटर जिस टेबल के ऊपर पड़ा है वो टेबल भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप टेबल को भी टच कर रहे हो, कंप्यूटर को भी टच कर रहे हो, खुद को भी टच कर रहे हो। दरवाजा हो गया, विंडो हो गई, दीवार हो गई, ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी है वो सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, सही है। अब इस ऑब्जेक्ट्स के जो नाम है ना, अब वो नाम पर्टिकुलर रखे हुए हैं। जैसे कार तो है, अब कार का क्या नाम होगा भाई, मेहरान कार है, अब नाम आ गया मेहरान, है क्या, कार है। अब मेहरान तो स्कूल का नाम भी हो सकता है, मेहरान तो किसी बच्चे का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो इट मींस आप उसको बता रहे होते हो कि मेहरान बच्चा नहीं है, मेहरान कार की बात कर रहा हूँ। उसको पता चलेगा हाँ भाई गाड़ी, तो आपके माइंड के अंदर वो शेप बन जाएगा कार का, हमें कार ऐसी होती है मेहरान वाली, ठीक है। ठीक, तो हम यहाँ पर आते हैं क्लास के अंदर, प्रोग्राम के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। जैसे सी के अंदर हम लिखते हैं मेन मेथड, तो यहाँ पर मेन मेथड लिखने का तरीका यूं है, सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैटिक, स्टैटिक के बाद हम लिखेंगे वॉइड, वॉइड के बाद हम लिखेंगे एम कैपिटल और मैन यू लिखेंगे, और ये ब्रैकेट हम बंद करके और यू कर देंगे। सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास ये एरिया मिलता है। हाँ बोले सर, अगर नेम स्पेस ना लगाए तो काम नहीं करेगा? आते हैं, ये मैं इसलिए लगा रहा था, मैंने कहा कोई ना कोई सवाल जरूर पूछेगा, यहाँ पे आ गए तब भी चलेगा प्रोग्राम। लेकिन जब आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे ना, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना, फिर आपको बोलेगा कि भाई इसकी तो असेंबली गायब है, नेम स्पेस इज आल्सो एन असेंबली, ठीक है। सही। आपके पास गाड़ी है लेकिन उसके कागजात नहीं है, जब गाड़ी मार्केट में लेके निकलोगे चलाने के लिए, जब वो चालान काटेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिश्वत खिलानी पड़ेगी कि यार खुद कुछ टाइम चलाने तो दो, ऐसे ही है। तो ये समझो कि हम इसको थोड़ी सी रिश्वत दे रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ चलाना है, डिप्लॉय नहीं करना, बाहर नहीं निकलना, ठीक है। सही है सर। अच्छा, हमारे पास है यहाँ पे कीवर्ड है स्टैटिक, क्योंकि ये चीजें हम शुरू से पढ़ ले ताकि आगे फिर सवाल की गुंजाइश ना हो, ठीक है। ये स्टैटिक का मतलब ये होता है कि टू शेयर मेमोरी, टू शेयर मेमोरी। अब मेमोरी कैसे शेयर करते हैं, फर्ज करें कि आपके मोबाइल के अंदर 4 GB डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि यार आप मुझे मोबाइल तो दे नहीं सकते हो क्योंकि आपके पर्सनल मैसेजेस आ रहे होते हैं, पता नहीं कहां से कैसे आ रहे होते हैं, ठीक है, आप पता नहीं क्या देखते हैं। फिर मैं आपको कहता हूँ कि यार मेरे पास भी ऑब्जेक्ट है, तो काइंडली अगर आप मुझे मोबाइल नहीं दे रहे तो फिर आप अपनी मेमोरी मेरे साथ शेयर करें। तो फिर क्या करेगा वो, अपनी मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट करवा के फिर आपको बताएगा कि मैं आपको 500 MB दे रहा हूँ, आप यूटिलाइज करें। फिर आप उसको अपने मोबाइल से डेटा शेयर करके दे रहे होते हो। फिर आपको पता चल रहा होता है कि इस मोबाइल के ऊपर जिसका नाम ये है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने इतनी MB शेयर की हुई है, और आपको बताएगा कि ये बंदा क्या क्या चला रहा है, कितनी MB इसकी माइनस होती जा रही है जितनी आपने शेयर की, ऐसी है। जी सर। ठीक है, एक तो ये मिसाल हो गया। दूसरा मिसाल ये होगा कि मुझे आप में से ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो प्लाजा में रह रहे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हैं। सर रहते हैं तकरीबन सब रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उस प्लाजा के ऊपर एक ही टंकी होती है बहुत बड़ी। जी सर। अच्छा, अब उस टंकी में सबसे पहले नीचे से पानी जा रहा होता है ऊपर। जी। पानी क्या है, मेमोरी है, ये याद रखना। अब जिस टंकी में जा रहा है वो टंकी क्या है, आपका वेरिएबल है। वो टंकी क्या है, एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल के ऊपर आपका डेटा स्टोर हो रहा है। अब डेटा कौन सा स्टोर हो रहा है, पानी है। पानी की मिकदार कितनी है, डिपेंड करता है कि आपके वेरिएबल की साइज कितनी है, यानी कि टंकी की हाइट और विड्थ कितनी है। सही है, मैंने बताया था ना एंटीजन की साइज होती है 4 बाइट और लॉन्ग की साइज होती है 8 बाइट। इट मींस अगर आपके पास गिलास है,
अगर आपके पास उससे ज्यादा पानी आ रहा है तो आप क्या करेंगे, गिलास हटा के आप जग लेके आएंगे कि इसमें इससे ज्यादा पानी डालो। यस सर। ठीक है। यस सर। अब जिस टैंकी के अंदर पानी आ रहा है वो टैंकी ऊपर भर गई, भरने के बाद उसमें से पाइप निकले हुए होते हैं, हर फ्लैट की तरफ जा रहे होते हैं, ऐसे ही है। यस सर। सारे बंदे उसी एक ही टैंकी को एक्सेस कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। यस सर। अब जो एक टैंकी है वो कितने फ्लैट्स को पानी प्रोवाइड कर रही है? जितने फ्लोर, 10 फ्लोर भी हो सकते हैं उसमें, 5 10 फ्लोर भी हो सकते हैं, 6 फ्लोर भी हो सकते हैं, हर फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट भी हो सकते हैं, 4 फ्लैट भी हो सकते हैं। यानी कि एक टैंकी क्या शेयर कर रही है? मेमोरी शेयर कर रही है। मेमोरी से मुराद जो उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, सबको पानी प्रोवाइड करती हुई जा रही है। ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो टैंकी थी ये स्टैटिक थी, फिक्स थी आपके प्लाजा के अंदर। अगर कोई बराबर में कोई प्लाजा है, अगर उसको पानी चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप उसका पाइप टैंकी में लगाएंगे। अब टैंकी में लगाने के बजाय आप ये तो नहीं कर सकते आपकी बिल्डिंग के ऊपर जो टैंकी बनी हुई है सीमेंट से वो उठा के उसके प्लाजा के ऊपर लगा दो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, नो सर। अगर आपने टैंकी अपने प्लाजा से किसी भी तरह से काट के दूसरे प्लाजा के ऊपर लगा दिया, इसका मतलब ये है कि आपने उस बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी जगह पे कॉल किया है। क्या किया हुआ है? कॉल करवाया हुआ है। वो ऑब्जेक्ट किस बिल्डिंग का था? भाई इस बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने इस बिल्डिंग के ऊपर कॉल करवाया है। ठीक। अगर उसमें से मैं पाइप लगा के उसको अगर पानी दे रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि उस बिल्डिंग में से इस बिल्डिंग को मैं पानी शेयर कर रहा हूं। तो स्टैटिक का काम क्या है कि मेमोरी को शेयर कर रहा होता है कि आप कितने वेरिएबल्स बना रहे होते हो, किस किस तरह से कर रहे होते हो। जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो फिर रैम के अंदर वो मेमोरी बता रहा होता है कि कितनी शेयर हो रही है। ठीक है, सही है। ठीक, आगे चलते हैं। जी सर। ठीक, और ये हमेशा याद रखना, जिस भी मेथड के ऊपर आप स्टैटिक कीवर्ड लगाओगे, क्या लगाओगे? स्टैटिक कीवर्ड। जिस भी क्लास में, यानी कि क्लास कोई भी हो, क्लास का नाम कुछ भी हो, उसके अंदर अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड के नाम से मेथड बनाया या आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई तो उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन जिसको आपने स्टैटिक रखा है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ये कैसे होगा ये आगे हम आएंगे पढ़ेंगे तो ये क्या मसला है। ठीक है, अभी हम चलते हैं यहां पर। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक था वो हमारे पास है डेटा टाइप का था। ठीक है, और वेरिएबल। ठीक है, अब ये डेटा टाइप क्या है? यानी कि टू आइडेंटिफाई द वैल्यू। जो आइडेंटिफाई हम कर रहे होते हैं वो वैल्यू को बेसिकली कर रहे होते हैं कि हमारे पास वैल्यू किस टाइप की होती है। अब वैल्यू हमारे पास आती है, आपके पास न्यूमेरिक भी हो सकती है, ठीक है, और कैरेक्टर भी हो सकती है, और पॉइंट्स में भी हो सकती है। ठीक है, और मोर देन 1 कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, सही है। और उसके अलावा है अगर आपके पास वैल्यू ट्रू और फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हाँ या ना। यानी कि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका टाइप डिफाइन करते हैं कि बंदे को इंफॉर्मेशन किस चीज की चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, या उसको पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए, या उसको हाँ ना में वैल्यू चाहिए, या उसको कोई एक कैरेक्टर चाहिए, या उसको एक से ज्यादा कैरेक्टर चाहिए, या उसको पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं। डेटा टाइप के बाद हमारे पास क्या आता है, वेरिएबल आता है। अब वेरिएबल का सिंटैक्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आएगा टू क्रिएट वेरिएबल, फर्स्ट आपके पास आएगा टाइप स्पेस, उसके बाद नेम ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम ऑफ VARI वेरिएबल। अब ये मैंने एक ही नाम क्यों लिखा है, नेम ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब टाइप के बाद आप क्या करेंगे कि कोई भी नाम दे दें, एनी नेम, नेम ऑफ वेरिएबल, यानी कि एनी नेम यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब कि कुछ भी लिखो। सही है।